बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो सवालात हमारी मुख्तलिफ वीडियोस पे किए गए हैं उसके मतलब आज की वीडियो है। इसमें मैंने 5 सवाल चूज़ किए हैं जो दोस्तों ने किए हैं, उनका मैं फ़र्दन जवाब दूंगा उन तमाम वीडियोस का। और कोशिश किया करें कि अपना नाम और इलाका ज़रूर साथ लिखा करें। जब भी कोई आपको सवाल है तो फिर नाम लेके आपको मुखातब किया जा सकता है। कुछ दोस्तों के नाम हैं मेरे पास और कुछ के नहीं हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है सवालात के जवाब देने में। तो 5 आज मैंने आपके जो कमेंट्स आए उनमें से चूज़ किए हैं सवालात, तो आज मैं उनका जवाब देता हूँ। पहला शायद अरसलान साहब हैं, शायद मैं नाम भूल गया हूँ उनका सवाल ये था कि मैंने अपने भाई के रकबे का मुख्तार-ए-आम लिया। मुख्तार-ए-आम लेने के बाद जब इस रकबा को फ़रोख्त करने के लिए फ़र्द बै लेने कंप्यूटर सेंटर गया तो मुझे रकबा मुख्तार-ए-आम की फ़र्द जारी होने के बाद जब मैं बै की फ़र्द लेने गया तो रकबा ब्लॉक हो चुका था, तो मुझे फ़र्द नहीं मिली। देखें, ये इशू आता है सिर्फ कंप्यूटराइज फ़र्दों में, पटवारी की फ़र्दों में ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ से आप फ़र्द लेते हैं मुख्तार-ए-आम की, वो अपने इंतकाल पे नोट दे देता है, जी आज मैंने मुख्तार-ए-आम की फ़र्द इशू कर दी है। उसके बाद जब मुख्तार-ए-आम आप करवा लेते हैं अपनी रजिस्ट्री ब्रांच से, तो आप मुख्तार-ए-आम लेके जाते हैं, फिर वो नीचे नोट देता है बजरिया मुख्तार-ए-आम फ़लाँ नंबरी मैंने इसको फ़र्द पर फार्मा जारी कर दिया है। तो कंप्यूटराइज जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको समझाता हूँ, आपको भी और दूसरे सुनने वाले दोस्तों को भी। कि सबसे पहले तो कंप्यूटराइज जो फ़र्द है, एक सवाल है आगे, मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ कि तरीक़ेकार क्या है कंप्यूटराइज फ़र्द का। आपने यकीनन मुख्तार-ए-आम लिया होगा, मुल्क से बाहर होंगे वो भाई जिनका आपने पावर ऑफ अटार्नी मंगवाई है। तो जब बाहर से पावर ऑफ अटार्नी आती है आपके नाम पे, तो आप उसको फिर वेरीफाई करवा के लाते हैं फॉरेन ऑफिस से। अगर आप फैसलाबाद में हैं या लाहौर में हैं, फैसलाबाद वालों को लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर वाले उधर से अपने फॉरेन ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से उसको टेस्ट करवाएंगे। इस्लामाबाद वाले जो हैं, पिंडी वाले, वो पिंडी वाले फॉरेन ऑफिस से करवाएंगे। तो वो जब वहाँ से टेस्टेशन हो जाती है पावर ऑफ अटार्नी की, तो फिर आप अपने वकील या वसीका नवीस के पास आते हैं, उसको वो चीज़ दिखाते हैं, वो आपके स्टैम्प पेपर वगैरह मंगवाता है। लेकिन जब वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है लाहौर से और फैसला जिस भी एरिया में आप रहते हैं, तो हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सहूलत भी मौजूद है। पहले आज से 1 साल पहले तक सब रजिस्ट्रार ऑफिस फिर उसको बाई पोस्ट भेजता था लाहौर, यानी डबल वेरीफाई होता था। क्योंकि बीइंग ए कौम, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हुक्मरानों की तरह हम भी करप्ट हो चुके हैं, तो जालसाजियाँ हुई तो डबल उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। बाई पोस्ट वाला अब काम खत्म कर दिया है। अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बंदा होता है, आपकी वेरिफिकेशन के बाद फिर वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसकी करता है और उसके बाद आप जाके फ़र्द लेते हैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर से पावर ऑफ अटार्नी की। पावर ऑफ अटार्नी की फ़र्द लेके आप अपने वकील के पास आते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब आपका फ़र्द वहाँ से इशू हो गया, आपने पावर ऑफ अटार्नी रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आपका वो खाता जो है वो ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको अनब्लॉक कैसे करवाना है, ये आपका सवाल था और इसका मैं जवाब देने लगा हूँ। अनब्लॉक ऐसे होता है कि पावर ऑफ अटार्नी होने के बाद जब आपने फ़र्द इशू करवानी है अराजी रिकॉर्ड सेंटर से, तो फिर आपने उसको वेरीफाई करवाना है जिस रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिस टाउन में आपने उसका इंदराज कराया है, आपने जमा करवाना है उसका एक फॉर्म अराजी रिकॉर्ड सेंटर में। वहाँ से वो सब रजिस्ट्रार के पास आएगा, सब रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, जी मेरे पास ये रजिस्टर्ड हो चुका है। सही तरीका तो ये है, लेकिन कुछ लोग पैसे अगर जिन्होंने जल्द करवाना है तो स्पीड मनी लगा के वो बाई हैंड ले जाते हैं, बाई हैंड उधर से वापस ले आते हैं, बाई हैंड इधर से वेरिफिकेशन करवा के वापस चले जाते हैं। तो फिर इंचार्ज जो कंप्यूटर सेंटर का है या जो मुतलका ADLR है, वो उस वेरिफिकेशन को देखते हुए आपका खाता खोलता है और उसको अनब्लॉक कर देता है, और उसके बाद आप उस पावर ऑफ अटार्नी से बै की फ़र्द ले सकते हैं। तो बै की फ़र्द ब्लॉक जो होती है वो उस पावर ऑफ अटार्नी की वजह से होती है जो आपने फ़र्द ली होती है। और जब आपके नाम पे जो मुख्तार-ए-आम है वो कंप्लीट हो जाता है,
तो ADLR सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरिफिकेशन मंगवा कर उसको अनब्लॉक कर देता है और आप अपनी फर्द ले सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, कामरान साहब हैं मुल्तान से। सालम खेवट में रकबा लेने का क्या नुकसान है, एहतियाती तदाबीर क्या है? देखें, जो ज़राई रकबे होते हैं वो तो होते ही सालम खेवट में। डिफ़ाइन करूँगा आपको रेजिडेंशियल और जो ज़राई है। ज़राई रकबे ज़्यादातर सालम खेवट में होते हैं। 100 कनाल की खेवट होगी, 150 कनाल की खेवट होगी, 80 कनाल की होगी। तो जैसे मैं वीडियोस में अक्सर बताता हूँ कि ज़राई अराज़ी ख़रीदनी ज़रा मुश्किल है, और जो इलाके शहर के पास आ जाते हैं वहाँ पे तो अक्सर इसके कोई ना कोई झगड़े, लड़ाई, स्टे निकलते हैं, क्योंकि जगह महंगी हो जाती है। फ्रंट की जगह ज़्यादा महंगी बिकती है। तो अगर आपने 4 कनालें ली हैं 100 कनाल में से, तो जो बाकी हैं 196 कनाल वाले, वो भी दावा कर सकते हैं अगर आपने मेन रोड पे ली है, जी मेरा यहाँ पे हिस्सा बनता है उसको वंडा बनवाने के लिए, तिम्मा लगवाने के लिए। आपका जो सवाल है वो मेरा ख्याल है जो है रेजिडेंशियल इलाका, कुछ साल पहले तक गवर्नमेंट इसकी बहुत हौसला शिकनी करती थी कि ततिम्मे के बगैर, ततिम्मे पे भी मेरा ख्याल है मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं किसी दिन पूरी वीडियो बनाऊंगा। ततिम्मा होता है कि जैसे किसी ने कॉलोनी काटनी है, उसने 24 एकड़ ले लिए, तो 24 एकड़ के फिर वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले के प्लाट बनाता है, तो वो हर एक को एक खास नंबर लगाता है, जो पटवारी के पास या राजी रिकॉर्ड सेंटर में वो नंबर दर्ज हो जाता है, वो आपके प्लाट का नंबर होता है, इसको ततिम्मा कहते हैं। तो वो प्लाट फिर सारी उम्र अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अगर आपकी रजिस्ट्री में उसका नंबर आ गया, आपके नाम पे जगह चढ़ गई, तो वो एक पक्का आपकी मलकियत हो गया। सालम खेवट ये है कि 80 कनाल की खेवट में किसी ने 40 कनाल में कॉलोनी बना दी है, तो उस 40 कनाल में आपने 3 मरले का प्लॉट ले लिया है। जब उसका खसरा नहीं लगा, उसका खाता अलग नहीं हुआ, तो आप कैसे उस 40 मरले में अपना प्लॉट तलाश करेंगे? तो उससे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-3 साल पहले तक गवर्नमेंट हौसला शिकनी करती थी कि सालम खेवट की फर्द की रेजिडेंशियल रजिस्ट्री नहीं होनी, लेकिन अब हो रही है, हर बंदा ही करवाई जा रहा है। तो उसमें आपने ये करना है कि अगर आपने 3 या 5 मरले का प्लॉट लिया है और कनालों में वो खेवट है पूरी, आपका खसरा नंबर नहीं लगा हुआ, तो आपने रजिस्ट्री करवाते ही 4 दीवारी कर लेनी है, अपनी निशानदेही कर लेनी है जो कॉलोनी वाले ने आपको बताया है। इस तरह आप बच सकते हैं, अदरवाइज आपके प्लॉट के 3-4 दावेदार और भी आ सकते हैं। अगला सवाल है, अबू अहद साहब हैं, उनका अगर डीसी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो रकबा ख़रीदा है इसकी मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में क्या हम दोनों वैल्यू रजिस्ट्री में लिख सकते हैं? तो अहद साहब, उसमें ये है कि जो आपने वाजबात जमा करवाने हैं ना, वो डीसी वैल्यू के हिसाब से ही आपके वाजबात होने हैं जमा। 2-3 सालों में इसमें बहुत बेतरतीबी हुई है रेट्स जो अपलोड होते हैं ऑनलाइन। तो उसमें ये हुआ है कि एक इलाके, मेरे पास एक इलाका है फैसलाबाद में, चक नंबर 232 रेबे बावे वाला उसको कहते हैं, जिसके ज़्यादा मेरे पास काम आता है। तो मौके पे 2 से 2.5 लाख रुपए में वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है मरला। बैकवर्ड एरिया है, लोगों ने जिस तरह सालम खेवट में बेची जा रहे हैं प्लाट, तो उसका डीसी रेट 6,45,000 रुपया है। अब या तो वो रजिस्ट्री गलत करवाएं, यानी वो देखें कि उस मरबे में 2 लाख किसका रेट, उस चक में किस मरबे का 2 लाख रेट है, वो डालें, तो उसकी रजिस्ट्री गलत हो जाएगी। यानी आप 67 मुरब्बा में 24 मुरब्बा में ले रहे हैं जगह, तो उसमें रेट आ रहा है 6,45,000 रुपया, और आप मुरब्बा बदलते हैं दोनों, तो आपकी जगह बदल जाएगी तो वो आपकी मजबूरी है। आपको अगर आपने जेन्युइन रजिस्ट्री करवानी है जिसमें कोई सुकम ना हो, तो आपको डीसी रेट के हिसाब से भी लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में बहुत सी जगह अब ऐसी हैं कि इन्होंने मौके पे जगह का रेट 6 लाख रुपया मरला और डीसी रेट 12 लाख रुपया मरला आ रहा है। जेन्युइन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपकी वो मजबूरी है कि आपने उसको उसी रेट से ही उसके टैक्सेस जमा करवाने हैं, या अपनी रजिस्ट्री उसी रेट से ही लिखवानी है। हाँ, अपने टैक्स वाले वकील से मशवरा करके नीचे आप एक लाइन उसमें दे सकते हैं कि ख़रीदा मैंने इस रेट में है और रजिस्ट्री में इस रेट से करवा रहा हूँ।
उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप इकरारनामा अटैच कर सकते हैं। क्योंकि मैं FBR और टैक्सेस को नहीं ज़्यादा समझता, तो इसके लिए आप अपना जो वकील टैक्स वाला है उससे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी ये मुझे कंफर्म है कि जो आपकी रजिस्ट्री लिखी जानी है वो DC रेट के हिसाब से ही लिखी जानी है और आपके टैक्सेस जो हैं वो उसी रेट से ही जमा होने हैं। अब चौधरी परवेज ढिल्लू साहब हैं, वो कहते हैं कि विरासती इंतकाल के बाद अगर ज़रई ज़मीन फ़रोख्त करें तो गेन टैक्स की कोई हद है, यानी साल 2 साल 3 साल के बाद माफ़ हो जाता है, जब भी फ़रोख्त करें देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए परवेज भाई मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब 3 साल पहले ये ऐसे था कि जो प्रॉपर्टी 3 साल पहले ऐसा था कि जो जिसके पास 3 साल प्रॉपर्टी होल्ड थी या उसने रजिस्ट्री करवाई थी तो उस पे गेन टैक्स माफ हो जाता था। अब 3 साल से क्या हुआ है कि इन्होंने लामहदूद कर दिया है इसको मुद्दत को। तो आप बेशक 1947 से मालिक हैं तो आपने गेन टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स बेचने वाले ने उस पर देना ही देना है। उसकी रेशो नॉन फाइलर की 6% है और फाइलर की 3% है। हालांकि ये जुल्म है, जिसने 1947 से उसको जगह आई हुई है, इतनी देर से होल्ड की हुई है, तो उसको कम अज़ कम को माफ़ी होनी चाहिए या उसकी मुद्दत 5 साल 10 साल कर देनी चाहिए। हर बंदे को गेन टैक्स देना पड़ेगा। पूरे पंजाब में जब भी आपने रजिस्ट्री करवानी है तो गेन टैक्स मस्ट है आपका, उसमें मुद्दत इन्होंने ख़त्म कर दी है। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, शॉर्ट करूँगा अब इसको वीडियो को मैं। तो आखिरी सवाल मलक AM मलक साहब हैं, एक प्लाट करोड़ का बेचा और रजिस्ट्री 20 लाख की हुई, जो DC वैल्यू है वो जो DC वैल्यू है सालाना, जो DC वैल्यू है यानी इनका कहना ये है कि करोड़ का प्लॉट था, DC वैल्यू 20 लाख बनी। तो पिछली जो जिसमें हमने शो करवाया हुआ FBR में वो करोड़ रुपया करवाया हो, तो क्या आप 20 लाख पर हम रजिस्ट्री करवा सकते हैं? दोबारा तो नहीं हो सकती। एक दफ़ा अगर आपने करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवा ली है तो दोबारा आप कानूनन उसको 20 लाख में नहीं करवा सकते। जब आप FBR में उसको देंगे, फ़र्ज़ करें आपने रजिस्ट्री का गोशवारे में करोड़ रुपया शो किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर वो प्लाट बिक जाता है तो आप 20 लाख में लिखवा लेते हैं, तो आपने उसको कैसे उसको मैनेज करना है अपने FBR को? वो 1 करोड़ 1 लाख की हो सकती है, 1 करोड़ 10 लाख की हो सकती है, 20 लाख रुपए में वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको FBR में फंसना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और फाइन भी अदा करना पड़ेगा। तो जवाब इसका ये है कि एक दफ़ा जो रजिस्ट्री 1 करोड़ की हो गई, आप उसको दोबारा 20 लाख में नहीं करवा सकते। तो मेरा ख्याल था कि ये 5 सवाल हैं, छोटी वीडियो बनेगी, फिर भी 13-14 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो काइंडली अपना नाम और इलाका ज़रूर लिखा करें उसमें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इसको, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ये आम मालूमात हैं जो हर बंदे के जहन में होती हैं, तो इस तरह बहुत से लोगों का इस वीडियो की वजह से मालूमात में इजाफा होगा, भला भी होगा उनका, और वो जो पूछते फिरते हैं एक दूसरे से उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पूरा जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।